तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। हमारी एमसीक्यू सीरीज में जो हम लोग कंप्यूटर यूनिट 9 से स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने सेकंड सब यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट सेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोगों ने लगभग रिलेटेबल जो फैक्ट्स हो सकते थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम उनको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं हम किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हमारा सेकंड सब यूनिट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था आपके लिए क्या था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, पहले सबसे पहले आईएसओ की बात कर लेते। तो आईएसओ 9000 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आईएसओ 9000 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। ये ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम लोग चीज खरीदते तो उसके पीछे लिखा रहता है ना, आईएसओ 9000 या 9001। ठीक है, तो ये दो तरीके की चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में देखने को मिलती है। जैसे हम लोग देखते हैं तो गोल्ड में देखोगे तो हॉलमार्क रहता है, हॉलमार्क को देख के आप गोल्ड लेते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें रहती है उनमें कौन सा मार्क लगा रहता है, आईएसओ का। अब आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, अब देखो इसका फुल फॉर्म अलग है और उसका जो नाम दिया गया है वो अलग है। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है, क्या देख के रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर आईएसओ की बात कर ले तो आईएसओ जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर। तो इस तरीके का हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें रहती है उनके ऊपर हम लोगों को ये देखने को मिलता था। ये हमारा पहला होमवर्क था। और इसके बाद हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इमरसैट के नाम से जानते हैं, वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, कहां पर स्टेटेड है, लंदन यूके में। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल मैरीटाइम और सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इस ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका बोल सकते हैं सब पार्ट है ये। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएमओ के नाम से जानते हैं, उसके अंदर इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, किस लिए बनाया गया था, सैटेलाइट्स को, और मतलब बोल सकते हैं कि ब्रीफली स्टडी करने के लिए, सैटेलाइट्स को बनाने के लिए। ठीक है, नेवी की चीजें के लिए या मैरीटाइम्स के लिए जिस तरीके की सैटेलाइट्स बनाने के लिए आईएमओ ने क्या बना था, एक अलग तरीके का डिपार्टमेंट फॉर्म करा था, जिसको क्या बोला गया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, इतना याद रखना। ठीक है, अब कौन बताएगा कि इनके प्रेजेंट में सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडियन ही है भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसी ने पढ़ा है करंट में, तो उनका नाम क्या है, राजीव सूरी। ठीक है, राजीव सूरी कौन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि इम सेट की बात करो, इमर सेट की बात करो, तो ये स्टैब्लिश किस ईयर में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, होमवर्क दिया था ना आप लोगों को। तो बस इतना सही था कि उसमें मतलब वो हेडक्वार्टर लिखा था तो हेडक्वार्टर ही पढ़ोगे, बाकी की चीजें नहीं पढ़ना रहता है क्या, कोई बताने आएगा क्या। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1979 में। ठीक है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब भैया मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पहले से चीज, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर एमसीक्यू या बोल सकता हूँ हर टॉपिक को कवर नहीं कर सकता। जो चीज आपके पास आ रही है, जो चीज आपको पढ़ने को मिलती है, उस चीज की डिटेल में चीजें खत्म करो जो जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि ये इसका अगर कोई भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिखता है तो पहले इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करो, और फुल फॉर्म के बाद स्टैब्लिशमेंट भी तो पता करो कि किस दिन फाउंड हुआ था, किस ईयर में फाउंड हुआ था, और करंट में उनके सीईओ या बोल सकते हो उनके चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले कोई भी देखा करो, उस तरीके की चीजों को कवर करके फिर आगे क्वेश्चन पे जाया करो। वो तरीका बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बोला हर चीज को कवर नहीं कर सकते हम लोग ये वाली सीरीज में।
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं, होमवर्क में मिले चाहे कहीं भी आपको देखने को मिले, तो उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाया करो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि एमपीपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहीं से पूछेगा। स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा, या तो फिर उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर करंट में जो सीईओ है या बोल सकते हैं चेयरमैन कौन है, तो वो पूछ लेंगे। इससे ज्यादा बाहर जा सकता है क्या कोई टॉपिक से चीज? करंट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब याद रखना, कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसकी डीप स्टडी करके फिर आगे क्वेश्चन पे जाया करो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया था? आईएमओ को अंदर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस लिए बनाया था ये डिपार्टमेंट? सैटेलाइट्स के लिए बनाया था, कि सैटेलाइट्स डेवलपमेंट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, तो इसलिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था। किस ईयर में फॉर्म हुआ था? ठीक है, 1979 में हुआ था। करंट में उनके सीईओ कौन है? और बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, डायोड में पी भाग को क्या कहा जाता है? पी पार्ट नहीं है, पी टाइप है ये। ठीक है, व्हाट इज द पी टाइप ऑफ द डायोड कॉल्ड? तो हम लोगों ने देखा था पी एंड एन को दोनों को मिलके एक क्या बोला जाता है? जंक्शन बोला जाता है। तो पी एंड एन में पी क्या होता है? ये सभी लोग आंसर करो भैया, ये बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या है, गलत आंसर बता रहे हैं। ये बेसिक चीज है, हम लोगों को नहीं भूलनी है। क्लास 12th में, मतलब जिसने मैथ्स ली होगी उसने तो पढ़ा ही होगा, या हमारे नोट्स में भी दिया है। ठीक है, तो किस तरीके से अगर देखो तो सबसे पहले आप बनाने की कोशिश करो। पी एंड एन जंक्शन कैसा होता है? ऐसे टेबल बनाई, ये पी होता है और इस तरफ वाला क्या होता है? एन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पी से कर रहा हूं, और पी एंड एन जंक्शन बोलते हैं, इतना याद रखना है इसको। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाता है? एक डॉट इसकी तरफ से, एक इसकी तरफ से। टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं बस। पी एंड एन जंक्शन की बात हुई। अब पी एंड एन जंक्शन में क्या बोला उन्होंने, कि इसमें जो पी टाइप है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, उसमें से डायोड उस डायोड को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है या कैथोड बोला जाता है? अब इतना याद रखना, पी है ना, पी टाइप, तो पी से क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस तरफ वाला पोर्शन क्या होता है हमेशा, और उस तरफ वाला क्या होता है हमेशा? ठीक है, पी से पॉजिटिव याद रखना, एन से एन नेगेटिव याद रखना। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। अब पी एन टाइप जो आपके जंक्शन रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? कैथोड और एनोड की फॉर्म में जाना जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में नहीं जाना जाता। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो पॉजिटिव साइन रहता है वो किसका होता है? एनोड का। जो पॉजिटिव साइड होती है वो किसकी होती है? हमारी एनोड की। और यहां पे जो एन नेगेटिव रहता है वो किसका रहता है? कैथोड। ठीक है, थोड़ा सा पी एंड एन जंक्शन में थोड़ा अलग चलता है। नॉर्मली हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो चीज अलग है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे अलग चलता है। आप इतना याद रखना, पी में, और आपको यहाँ पे पी के साथ पॉजिटिव याद रखना, और एन के साथ क्या याद रखोगे? नेगेटिव। जो प्लस वाला साइन रहता है वो किसके साथ रहता है? एनोड के साथ, और माइनस वाला कैथोड के साथ में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पी के साथ में क्या जुड़ रहा है हमारा? क्या जुड़ रहा है? एनोड जुड़ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनोड। ये चीज याद रहेगी, तो कंफ्यूज मत होना। पी एंड एन जंक्शन थोड़ा सा अलग वर्क करता है। पी एंड एन जंक्शन में किस तरीके से रहे, हमारे पी वाला जो रहता है वो पॉजिटिव के पास में रहता है, और एन वाला पी वाले, और जो पॉजिटिव रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड, और माइनस वाले को। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोगों से क्या बोला, पी टाइप जो रहता है डायोड का, उसमें क्या रहेगा? कैथोड रहेगा या एनोड रहेगा? और वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो एन टाइप है वो किस में, उस तरफ कौन सी चीज फाउंड होती है? कैथोड फाउंड होती है। क्लियर हो गया? इतना याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसको पूरा समझाना पड़ेगा। तो हमको बेसिक क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं, पी एन एन टाइप जंक्शन से, हम लोगों ने उसको देख लिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द प्रसार भारती फॉर्म्ड? जो प्रसार भारती के बारे में हम लोगों ने सुना है, वो प्रसार भारती किस ईयर में फॉर्म हुआ था? ये बताओ।
ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को पता है किस ईयर में फॉर्म हुआ था, 23 नवंबर 1977। अब देखो, अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि ये जो एक्ट, बोल सकते हैं कि पहली चीज तो ये याद रखना है कि ये प्रसार भारती क्या है, एक तरीके का एक्ट पास हुआ था। कहां पर एक्ट कहां पास होता है, इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट में ये एक्ट बनाया गया था जिसको क्या बोला गया था, प्रसार भारती एक्ट। ठीक है, या दूसरे नाम से आप बोल सकते हो तो इसको बोला जाता था ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है, प्रसार भारती एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ये जो एक्ट था वो पार्लियामेंट में कब पास हो गया था, तो वो हुआ था हमारा 6 सितंबर 1990 में। ठीक है, मतलब कि 7 साल पहले ये एक्ट क्या हो गया था, पास हो गया था। पर इफेक्ट में आने में, मतलब कि इसको इफेक्ट में आने में कितने साल लग गए, 7 साल लग गए। तो एनेक्टेड नहीं हुआ था 7 साल तक, ये 7 साल के बाद क्या हुआ, इफेक्ट में आया और फिर उस दिन से लागू हुआ। ठीक है, इतना याद रखना कि पास किस ईयर में हो गया था, 1990 में, और बोल सकते लागू में कब आया था हमारा, 1997 में। ठीक है, स्पेसिफिक डेट की बात करें 23 नवंबर 1997 में। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया था, इस प्रसार भारती एक्ट में अगर हम लोग देखें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करके रखा, हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे मैंने बताया था कि दूरदर्शन और बोल से ऑल इंडिया रेडियो को अलग अलग कर दिया गया था। तो इस एक्ट में हमको दोनों दोनों अलग देखने को मिले थे। तो 2 भाग थे, एक भाग में हमको दूरदर्शन बता दिया गया था। ठीक है, एक पार्ट किसका था, दूरदर्शन का, जो कि टेलीविजन की फॉर्म में हमको देखने को मिलता था। ठीक है, टेलीविजन नेटवर्क था। और दूसरा क्या था हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो। क्लियर हो गया। तो एक याद रखना कि प्रसार भारती एक्ट, प्रसार भारती से रिलेटेड बात करें तो प्रसार भारती एक तरीके का एक्ट था जो कि 1997 में लागू हुआ था। ठीक है, पास किस ईयर में हुआ था, 1990 में। और प्रसार भारती के 2 डिवीजन थे। ठीक है, 2 भाग थे। एक भाग में हमको दूरदर्शन के बारे में देखने को मिला था जिसमें हमको टेलीविजन राइट्स या टेलीविजन नेटवर्क था, और दूसरा हमारा आकाशवाणी था जिसको ऑल इंडिया रेडियो बोला जाता। ठीक है, एक देखने वाला हो गया था और एक सुनने वाला, अलग अलग उन्होंने फॉर्म कर दिया था। किस एक्ट में, प्रसार भारती एक्ट में। ठीक है, इतना याद रखना। क्लियर हो गया, तो ये 2 चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, अ चिप मेड अप ऑफ सिलिकॉन ऑन विच डायोड अमीटर ट्रांजैक्शन ईटीसी आर इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड। मतलब कि कौन सी चिप में जिसमें डायोड भी हो, अमीटर भी हो, रेसिस्टर भी हो, सब एक तरीके से इंस्टॉल्ड रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इनको फाउंड करने वाले या इन्वेंट करने, आईसी को इन्वेंट करने वाला आदमी कौन था, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी चलती है कि किसने के पहले फाइंड करा था, कोई बुकों में किबली का नाम देके रखा है, किसी में नॉब्सी का नाम देके रखा है। ठीक है, ये दोनों फिर भी हमको याद रखने। तो पहली चीज कि ऐसी कौन सी चिप जिसमें डायोड, अमीटर, ट्रांजिस्टर आदि लगे रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आईसी के नाम से। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट में सारी की सारी चीजें, मतलब डायोड भी लगी रहती है, अमीटर भी लगा रहता है और ट्रांजिस्टर भी लगा रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि इसको किसने फाउंड किया था, तो अब 2 नाम निकल के आते हैं। ठीक है, एक कौन है हमारा, जैक किबली, ठीक है, और दूसरा कौन है, रॉबर्ट नॉसी। ठीक है, अब कोई कहता है कि जो किबली है उसने पहले फाउंड आउट कर लिया था, ठीक है, कोई कहता है कि इसने पहले फाउंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो ये दोनों की बोल सकते हो कि यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। अब दोनों के दोनों किस तरीके से काम करते, सॉरी 70 लिख दिया क्या, ठीक है। अगर आपसे बात करी जाए इन्वेंशन की, तो जो आपको नाम दिख जाए उसको याद कर, मतलब कर लेना, क्योंकि बहुत सी बुकों में इसके बारे में, जैक किबली के बारे में देके रखा है, बहुत सी बुकों में किसके बारे में देके रखा है, रॉबर्ट नॉसी के बारे में। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ आईसी किसको बोला जाता है या आईसी का जनक किसको बोला जाता है, तो जैक किबली है।
ठीक है, क्योंकि पहले उसी ने फाइंड करा था आईसी को। अब वो बोल सकते हैं कि वो मोनोलिथिक अलग था, बोल सकते हैं कि वो जो हमने बोल सकते हैं कि जो रॉबर्ट आईसी था उसने अलग से यूज मतलब अलग आईसी फॉर्म करी थी, तो उस चीज के बारे में नहीं देखना। पर अगर आपका इन्वेंशन का नाम आता या बोल सकता है किसने फाउंड किया था, तो दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, जैक किबली का भी रखना और रॉबर्ट नॉप्सी का भी रखना। किबली ने बोल सकते हैं कि पहले 1 साल पहले फाउंड आउट कर लिया था, और उसी को बेस बना के किसने फाउंड आउट किया था। और आज के टाइम पे हम लोग जो मॉडर्न डे यूज करते हैं वो लगभग बोल सकते हैं कि रॉबर्ट नॉप्सी का हमारा टाइम पे वो मॉडर्न डे आईसी जिस तरीके से बनाई जाती है ना, उसी टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती है। ठीक है, पर फादर की बात हो जाए कि जनक की बात हो जाए कि आईसी का जनक किसको बोला जाता है, फादर किसको बोला जाता है, तो वो जैक किबली। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग सीमैट के नाम से जानते हैं, कहाँ पर इस्टेब्लिश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री औद्योगिक केंद्र जिसको सीमैट कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है, पढ़ा था ये हमने। ये वाला आंसर तो गलत मत बताओ। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेसन में या वो सेशन में क्या पढ़ा था, जो सीमेट है उसके सेंटर कहाँ कहाँ पर स्थित है, 3 जगह पर है। तीनों जगह बताई थी मैंने, पहला कौन सा था आपका, पुणे, दूसरा, तीसरा। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पे बात कर दी सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अगर हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर हमारा कहां पर है, पुणे में, और बाकी की 2 जगह पे हमारे नॉर्मल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अगर सेंटर्स की बात कर रहे हैं तो तीनों जगह पे सेंटर्स मतलब बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश्ड है, तीनों जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। पर जाए कि सीमेट का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो कहां पर है, पुणे में। ठीक है, तो इतनी याद रखना। तो हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था पुणे में भी है, त्रिशूर में भी है और हैदराबाद में भी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है, बस पुणे में। किसका, सीमेट का। सीमेट मतलब कि सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, विच सब्सटेंस इज मिक्स्ड टू मेक डायोड, तो डायोड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किससे मिलके हमारा जो डायोड रहता है वो बनता है। ठीक है, इसमें 2 मटेरियल के बारे में बता के रखा है, तीसरा बता सकता है कोई। ज्यादातर 3 मटेरियल ही रहते हैं जिनसे आपका बोल सकते हो कि डायोड बनता है, सेमीकंडक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। सिलिकॉन तो हो गया, जर्मेनियम भी हो गया, तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा मटेरियल कौन सा है, सेलेनियम। ठीक है, ये 3 ही मटेरियल हैं जिनसे बोल सकते हैं कि हमारा जो बोलते हैं सेमीकंडक्टर या डायोड बनते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें याद रखना, सिलिकॉन से भी बनता है, जर्मेनियम से भी बनता है और सेलेनियम से भी बनता है। ये तीनों के तीनों हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको 2 ही ऑप्शन दिए, तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। तो सिलिकॉन से भी बनता है और जर्मेनियम से भी बनता है। क्या बनता है हमारा, डायोड बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर जो है वो सब इससे ही बनते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखो, आईसी विच ऑफ द टाइप इज नॉट इज अ आईसी की, आईसी का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, किस किस तरीके की आईसी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आईसी। पर अगर मैं ये वाला क्वेश्चन इसको हटा के अगर कंपाउंड आईसी लिखता दूं, अब कौन सा नहीं है। ठीक है, अभी भी आप बात करोगे तो सारी की सारी जो डिजिटल आईसी भी आती है, एनालॉग आईसी भी आती है और हाइब्रिड भी आती है। हाइब्रिड को दूसरी फॉर्म में देखो तो क्या बोला जाता है,
मिक्स्ड आईसी भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि हमारी मिक्स्ड मतलब कि दोनों चीजों से बनी रहती है, एनालॉग भी रहती है और डिजिटल भी होती है। ठीक है, तो तीन तरीके की हमको देखने को मिलती है, एक है डिजिटल आईसी, दूसरी एनालॉग आईसी, और तीसरी हमारी मिक्स्ड आईसी है जिसको हाइब्रिड बोला जाता है। हाइब्रिड कैसी होती है, जिसमें दोनों के दोनों आईसी हमको देखने को मिलते हैं, डिजिटल आईसी भी रहती है उसमें और एनालॉग भी रहती है, पर कंपाउंड आईसी बोल नाम की कोई भी एक आईसी नहीं होती। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कंपाउंड आईसी बहुत बार यूज हो जाता है, पर कंपाउंड आईसी कोई भी एक तरीके की टाइप नहीं होती। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। वैसे इनमें से अगर आप देखा जाए तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, तीनों तरीके की आईसी हमको देखने को मिलती है, डिजिटल भी होती है, एनालॉग भी होती है, और ठीक है तो हाइब्रिड भी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड आईसी भी बोलते हैं, जो दोनों का मिक्सचर रहता है, उसमें एनालॉग भी देखने को मिलता है और डिजिटल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, प्रतिचालकता और उससे जुड़े अनुसंधान व विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बंधन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? When was the program management board established to promote the superconductivity and is related to the research and development work? ठीक है, जो प्रोग्राम हमारा मैनेजमेंट बोर्ड है वो कब बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया था? ठीक है, तो किस ईयर में बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था। ठीक है, किस ईयर में बनाया गया था? अब बस इतना याद रखना है कि जो आपका प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड था, इसका 4 साल के बाद नेम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, अगर 1991 की बात करो तो 1991 में क्या हुआ था, बोल सकते हो कि पहला फेज चला था, इस बोर्ड ने पहला फेज चलाया था। किस एक फेज को क्या बोला जाता है, 1987 से 1991 तक उन्होंने, बोल सकते हो ये 4 साल में बहुत सारे सुपर कंडक्टर्स बनाए थे। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स भी बनाए थे, सुपर कंडक्टर्स भी बनाए थे, ये चीज याद रखना। फिर 1991 के बाद में इस बोर्ड का नाम चेंज कर दिया गया था। क्या नाम चेंज कर दिया गया था 1991 के बाद? इसको क्या बुलाने जा लगे, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है, जिसको हम लोग NSTB नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर आपसे प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड की बात की जाए तो जो प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड था वो किस लिए बनाया गया था? सुपर कंडक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए और उससे रिसर्च वगैरह और डेवलपमेंट करने के लिए। अगर पहले फेज की बात करो तो लगभग उन्होंने 60-65 सुपर कंडक्टर बनाए भी थे। फिर इसके बाद में जब 1991 की बात करो तो इस बोर्ड का नाम चेंज कर दिया गया था। इस बोर्ड का नाम क्या रख दिया था उन्होंने? नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है, जिसको हम आज के टाइम पे किस नाम से जानते हैं? NSTB के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले उसका नाम क्या था? प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो हम लोग ये इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेशन पे आपके बोल सकते हैं लोकेटेड है? या तीनों लोकेशन सही है या गलत है, बताइए। ठीक है, तो हम लोग ने ज्यादातर नाम सुना है तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है, जिसे TIFR के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में ही लोकेटेड है। किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, जिसको हम लोग IISc के नाम से जानते हैं, तो वो कहां पर स्थित है? बेंगलोर में ही है। दूसरा कहां पर है? दो है, आपको मुंबई में भी देखने को मिल जाएगा वो। ठीक है, हैदराबाद में भी देखने को मिल जाएगा, ये वहां पे भी है। तो ये चीज याद रखना, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है और मुंबई में भी है। ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में भी वो सही है। ठीक है, पर बेंगलोर में अगर आप देखोगे तो किस ईयर में बनाया गया था? 1909 में बन गया था। ठीक है, किस ईयर में बन गया था? 1909 में बन गया था। फिर सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो कोलकाता में ही है।
ठीक है, किस ईयर में बनाया गया था? तो 1950 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चन याद रखने हम लोगों को कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है या जैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? फिर वहीं पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें तो ये कहाँ पर है? बेंगलोर में भी, मतलब बेंगलोर लिखा है तो बेंगलोर है, अगर मुंबई होता तो मुंबई में भी रहता, पर बेंगलोर की बात करें तो कब स्टैब्लिश हुआ था? और वहीं पे अगर सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो कहाँ पर है और किस ईयर में बना था? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को याद रख लेना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? डी सही है, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? बताओ सभी। ठीक है, तो ये वाला जो है उसका आइडिया बहुत कम लोगों को होगा। तो देखो, जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिसर्च, वो कहाँ पर लोकेटेड है? पिलानी में है। ठीक है, पिलानी कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में। बिट्स पिलानी के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो जो पिलानी है, बिट्स पिलानी आपने सुना हो तो बोल सकते हैं इंजीनियरिंग का बड़ा मतलब अच्छा खासा कॉलेज है। तो जो पिलानी है वो जो राजस्थान में आता है, वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च देखने को मिलता है। अब देखो ये चीज कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो किसके अंदर में आता है? तो CSIR के अंदर में आता है, इतना याद रखना। ठीक है, CSIR के अंदर में ये इंस्टीट्यूट आता है। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च। तो CSIR जो है उसके अंदर हमको कौन सा इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च। अब CSIR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल लेना, फुल फॉर्म देख लिया, एस्टेब्लिशमेंट भी देख लेना, करंट चेयरमैन भी देख लेना, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं छोड़नी हम लोगों को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2090? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति जो कि 2019 में देखने को मिलती, उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल है? ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि हमको जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति है वो 2019 में देखने को मिली थी, इससे पहले किस ईयर में हमको इलेक्ट्रॉनिक वो पॉलिसी देखने को मिली थी? ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, पहले 2019 से पहले किस ईयर में थी? 2012 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी 2019 में क्या क्या नई चीजें हमको ऐड करने को मिली थी या क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली थी, देखो इनमें से। ठीक है, ESDM जो आपको दिख रहा है, ESDM का फुल फॉर्म भी बताओ आप लोग, किसी को पता हो तो। पता है किसी को? तो इसको लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ESDM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो क्या बोला उन्होंने, पहली चीज की इंसेंटिव टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स। तो सबसे पहली चीज स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात होने लगी थी, क्योंकि अगर जब आप IT डिपार्टमेंट की बात करो तो IT डिपार्टमेंट में आपको किस तरीके की लेबर की जरूरत पड़ती है? स्किल्ड की या अनस्किल्ड की? स्किल्ड वर्कर्स की, क्योंकि आपको कंप्यूटर के आगे बैठ के आपको पूरा का पूरा काम करना है। तो आपको कोडिंग, अगर आप बोल रहे हो कि प्रोग्रामिंग में हो तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको बोल सकते हो कि नॉर्मल डेटा एंट्री वर्क करना है तो आपको MS एक्सेल आना चाहिए। तो उस तरीके की चीजों के लिए हमको किस तरीके के लोगों की जरूरत थी? तो कुशल श्रम बल की बोल सकते हो उपलब्धता की वृद्धि के लिए क्या करना है हमको? प्रोत्साहन। तो जो कुशल जो बोल सकते हो श्रम है या बोल सकते हो स्किल्ड है, तो स्किल्ड वर्कर्स की हम लोगों को क्या बढ़ाना पड़ेगा? इंसेंटिव बढ़ाना पड़ेगा, और उनकी अवेलेबिलिटी को भी हम लोगों को इंक्रीज करना है। कि बहुत सारे देखा है आज के टाइम पे कोर्सेज चल रहे हैं,
तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बोल सकता है कि पढ़ा हो, 12th पास हो चाहे 10th पास हो, पर अगर वो डिप्लोमा कर लेता है तो लगभग उसको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आ ही जाती है। तो कंप्यूटर कहीं भी बैठ के वो अकाउंटेंसी का नॉर्मल काम तो कर ही सकता है, डेटा एंट्री का काम कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाने के लिए इंसेंटिव बनाया गया था किस पॉलिसी में? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक 2019 की पॉलिसी में, ठीक है, 2019 की नीति में। तो हमको बोल के रखा था कि जो कुशल श्रम के बल के लोग हैं उनको बोल सकते हैं कि उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ठीक है, या बहुत सारे जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज है वो स्टार्ट करने पड़ेंगे जिससे लोग उन कोर्सेज को करके नॉर्मल कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज क्या कर सके, गेन कर सके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया। दूसरा क्या बोल के रखे हमारे, अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एरिया लाइक 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ETC। तो जो हमारे बोल सकते हो कि जो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जो जिन बोल सकते कंपनीज इन फील्ड में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है उनको भी क्या देना है, हम लोगों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो 5G से रिलेटेड बहुत सारी जो कंपनीज आई उनको स्टार्टअप के लिए बोल सकते हैं लोन वगैरह प्रोवाइड करना या इजी उनको प्रोसेस कर देना। ये सब चीजों के लिए किसने, गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो 5G हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग भी हो गया। तो इंटरनेट ऑफ थिंग भी याद रखना, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है हमारी, जो आप बोल सकते हो डिजिटल चीजें हम लोग आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाती है। फिर इसके बाद VR की भी बात हो जाती है, वर्चुअल रियलिटी, आपने देखे ग्लासेस आजकल आने लगे। तो उस तरीके की फील्ड में जितने भी स्टार्टअप्स थे ना, जो कंपनियां इन पे फोकस करके प्रोडक्ट बनाना चाहती है उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो इतना भी याद रखना कि हमारे 5G है, AI है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और VR है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन्होंने किस पॉलिसी में कवर हुए थे, हमारे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी ऑफ 2019, ठीक है। फिर लास्ट क्या बोल के रखा है, ESDM सेक्टर उन्होंने स्टार्ट करा था। ESDM मतलब कि एक तरीके का सेक्टर जो कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस करे, ठीक है। हम लोगों ने देखा ना डिजाइन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने लगे जिससे घर बैठ के आप अपने घर का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। पहले मैंने बताया था ऑटोकैड एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं नक्शा बनाने के लिए, कि अगर इतनी जगह है बोल सकते हो 30 बाय 30 का है तो नॉर्मली इस जगह पे कितने कमरे निकल सकते हैं, बाथरूम कैसे निकले, तो वो पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं 3D व्यू में आप लोग क्या कर सकते हो, उसका निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप iPad यूज करते हो तो iPad Pro में एक ऑप्शन आता है कि अगर आपने घर स्कैन कर लिया ना नॉर्मल, तो वो बता देगा कि आप स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हो। अगर आपने स्पेस दे दी ना इतनी जगह, जैसे कि मैंने मान के चलो कि इसको यहाँ से कवर करा उसके कैमरे से, तो पूरा का पूरा वर्चुअल बता देगा कि आप अगर अपनी जगह को मतलब चीजों को रखना चाहते हो तो कहाँ पे रख सकते हो। तो वर्चुअली आप अपने क्या कर सकते हो, रूम को डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो थी वो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था, ठीक है, कि ज्यादातर जो लोग बोल सकते कंपनीज है वो एडवांस हो जाए या बोल सकते हैं IT से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन पे फोकस कर सके, ठीक है। तो हम लोगों को देखने को मिला था VR से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि अपने VR को बेच सके, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी आप देखते हो कि नई नई चीजें आती रहती है। पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल वॉच चलती थी, फिर स्मार्ट वॉच हो गई। अब वो स्मार्ट वॉच के बाद भी पहले बैंड आया, फिर बैंड के बाद स्मार्ट वॉच आई, अब स्मार्ट वॉच के बाद एक रिंग भी आ रही है, बोट की आपने देखी होगी। तो वो मतलब बोट की आप रिंग को यूज करके अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको यूज कर सकते हो, कि मतलब वो रिंग ही बता देगी कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंक्लूड होगा, ठीक है। धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल फोन्स आते थे, अब फोन्स भी देखोगे तो कर्व फॉर्म में आने लगे, और आजकल फ्लेक्सिबल भी आने लगे। कैसे फ्लेक्सिबल, मतलब आने वाली जनरेशन में देखना इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसी आपके फोन्स आएंगे नॉर्मल, अभी तो आप जेब में मतलब रखे हो तो वो फ्लेक्सिबल होंगे, वो मुड़ जाएंगे, जैसे हमारा बैंड रहता है ना, तो बैंड की तरह ऐसे लग जाया करेंगे हमारे उस पर, तो वो डिजिटल वॉच का मतलब बोल सकते हो कि गेम ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है। नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनको क्या मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। हर डिपार्टमेंट में उनको रिसर्च जो बोल सकते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं ना, या बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं जिनको पास करके वो कंपनी बनती है, तो इस प्रोसेस को वो ईजी कर देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ से एक और रिलेटेड बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें दिया नहीं है, पर इसी नीति में या इसी पॉलिसी में हमको क्या देखने को मिला था, एक सोवरेन पेटेंट फंड बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। एक तरीके का फंड बनाया गया था, उसका नाम क्या था, सोवरेन पेटेंट फंड, ठीक है। किसके लिए बनाया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए बनाया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या बोल सकते हैं एक तरीके का पेटेंट जो बोल सकते हैं लोग कंपनीज को दिया जाता था ना, उसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया था जिसको हम लोग क्या बोलते थे,
सोवरेन बोल सकते पेटेंट फंड एक तरीके का फंड था जो कि किस में देखने को मिला था हमको, इस नीति में या इस पॉलिसी में देखने को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखना। तो पहली चीज ये पूछा जा सकता है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। तो पहले हम लोगों ने देखा कि स्किल्ड वर्कर्स को लोगों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी। सेकंड की बहुत सारे अर्ली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की कोशिश की थी कि जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप खुल रहे हैं उनकी जो प्रोसेस है उसको ईजी कर दिया जाए, लोन्स अगर चाहिए तो लोन्स भी पहुंचा दिया जाए। ठीक है। तीसरी चीज कि उन्होंने एक तरीके का अलग सेक्टर बनाया था जिसमें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे उन लोगों ने फोकस किया था। और मेन चीज कि उस टाइम पे एक अलग से फंड बनाया गया था जिस फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोवरेन पेटेंट फंड। इस फंड से रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी चीजें रहती हैं उसको डील करने के लिए हम लोगों ने एक फंड बनाया था। ठीक है, इतना याद रखना। ये वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, बस इतना याद रखना उसको। नेक्स्ट देखो, दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रशासन किस वर्ष में बना? इन विच ईयर द दूरदर्शन बिकेम द नेशनल ब्रॉडकास्टर? किस ईयर में हमको देखने को मिला? ठीक है, नेशनली उसने ब्रॉडकास्ट कब किया था? देखो स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो 1959 में ये बन गया था, पर बहुत 1959 में पूरे नेशनल में पूरे कंट्री में हमको ये देखने को नहीं मिलता था। दिल्ली में ही उस टाइम पे ये बोल सकते हैं कि सुविधा उपलब्ध थी। जैसा अभी हम लोग 5G की बात कर रहे हैं तो 5G अभी हमारे घर में आ गया, बोल सकते अशोकनगर में आ गया, पर 5G का जब बोल सकते टेस्टिंग चल रही थी तो बस मेट्रो सिटीज में ही था वो। ठीक है, पहले बोल सकते मेट्रो सिटीज में था, फिर इसके बाद सब मेट्रोज में आया, फिर धीरे धीरे करके वो हर जगह पे फैला है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एक तरीके से जब दूरदर्शन की स्टार्टिंग की थी तो दूरदर्शन कहां पे था? दिल्ली और कुछ मेन मेन एरियाज में ही हमको देखने को मिलते थे उसके सिग्नल्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको नेशनल ब्रॉडकास्टर किस ईयर में बनाया गया? ठीक है, तो 1982 में पता चला। अब कैसे पता चलता है कि 1982 में ये नेशनल ब्रॉडकास्टर बना था? लोगों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना। तो 1982 में वो सर चैनल पे सबसे पहले क्या दिखाया गया था? इंडिपेंडेंस डे की परेड दिखाई गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो इंडिपेंडेंस की जो परेड या स्पीच दी थी ना, वो स्पीच सबसे पहले नेशनली ब्रॉडकास्ट हुई थी। किस ईयर में? 1982 में। और उसी साल हमारे जो नेशनल गेम वो एशियन गेम्स हुए थे, उस एशियन गेम्स को भी कहां पे दिखाया गया था? उस बोल सकते डीडी नेशनल पे दिखाया गया था। या बोल सकते कि ये दूरदर्शन था, बस जैसे ही 1982 में क्या बना दिया था उन्होंने? एक डीडी नेशनल नाम का एक ब्रॉडकास्टर बना दिया था। ठीक है, आज के टाइम पे हम चैनल देखते हैं ना डीडी नेशनल, तो उस डीडी नेशनल पे क्या क्या दो चीजें हमको देखने को मिली थी? एक इंदिरा गांधी की इंडिपेंडेंस की स्पीच, ठीक है, और उसी ईयर में क्या हुए थे? एशियन गेम्स हुए थे, वो भी देखने को मिला था। ठीक है, तो ये दो चीजों का बोल सकते हैं ब्रॉडकास्ट किया गया था। किस ईयर में? 1982 में। क्लियर हो गया? तो डीडी नेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए तो याद रखना कि डीडी नेशनल भी किस ईयर में हमको मतलब किस ईयर में बनाया गया था? तो 1982 में बनाया गया। नेक्स्ट देख लो, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट व्हील कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टैब्लिश? अब ये दो तीन क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखना, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? व्हील कम्युनिटी से, ये व्हील जनजाति से रिलेटेड है। व्हील, सहारिया, कोरकू, जो तीन आपकी जनजाति हम लोग पढ़ते हैं ना, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो विश्व का पहला व्हील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर स्थित किया गया? तो ये करंट का भी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, सही तो आंसर बता रहे हो। वो स्पेसिफिक जगह का नाम क्या है? अलीराजपुर तो आता ही है। अलीराजपुर में किस जगह पे वो, मतलब किस क्षेत्र में आता है वो? ठीक है, किस ईयर में हुआ था? किसने किया था? और ठीक है, तो अगर आप पहली बात तो भील कम्युनिटी का जब सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहां पर खोला था? अलीराजपुर में खोला था। अलीराजपुर में भी कहां पर? भाबरा में। कहां पर खोला था? भाबरा, जो कि कहां पे आता है? अलीराजपुर के अंदर आता है। ठीक है, वहां पे सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो सेंटर खोला था। किसने इनॉग्रेशन किया था इसका? पहले ईयर ये बता दो, फिर अपन को इनॉग्रेशन का आइडिया लग जाएगा। किस ईयर में ये इनॉग्रेट हुआ था सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो सेंटर? किसी को पता है? ईयर देख लो, तो ईयर कौन सा है हमारा? 2011।
या बोल सकते हैं 23 जुलाई 2011। ठीक है, तो इस डेट को इनॉग्रेट हुआ था, किसने किया होगा ज्यादा से ज्यादा सब। और ये चीज भी याद रखना कि ये पहला कम्युनिटी रेडियो सेंटर है जो कि किसी जनजाति के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा था, हमारा व्हील कम्युनिटी सेंटर ही था, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ठीक है, तो ये आइडिया हम लोग लगा सकते हैं। तो 2011 के टाइम पे सबसे पहला कौन सा रेडियो सेंटर खुला था, व्हील ही खुला था। ठीक है, व्हील कम्युनिटी रेडियो सेंटर खुला था। और बोल सकते हैं कि इसको बनवाया कितना था, मतलब कि कौन कौन इसमें बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश करने में हाथ था। तो एक तरीके की संस्था थी जिसको क्या नाम से जाना जाता है, एक वान्या, और दूसरा था स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो थे हमारे, इनके कारण किस क्या चीज ओपन हुई थी, हमारी कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखना, ये दोनों ही मतलब जितने भी कम्युनिटी सेंटर जितने भी स्टैब्लिश हुए ना, ये दोनों की पार्टनरशिप के कारण ही हुए। एक वान्या एक तरीके के अलग से बोल सकते हैं कि एक एनजीओ टाइप का था, दूसरा और हमारा स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्हील कम्युनिटी रेडियो सेंटर है वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 2011 में। अब इसका डेट भी याद रखना, क्योंकि क्यों होगा अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो 23 जुलाई 2011 को सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान ने क्या करा था, इसका इनॉग्रेशन किया था। और यही हमारा क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट व्हील कम्युनिटी रेडियो सेंटर है, या किसी भी जनजाति से रिलेटेड इंडिया में सबसे पहला रेडियो सेंटर कौन सा खुला था, तो यही खुला था। कहां पे खुला था, अलीराजपुर में, बाबरा में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सहारिया ट्राइब कम्युनिटी रेडियो स्टार्टेड। तो अभी हमने किसके बारे में देखा था, व्हील के बारे में। अब सहारिया जनजाति से रिलेटेड जो रेडियो सेंटर था, रेडियो केंद्र था, वो कब स्टार्ट हुआ था और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो कहां पर स्टार्ट हुआ था, सीओपुर में। सीओपुर में किस जगह पे, सेसाईपुरा। कहां पे स्टार्ट हुआ था, सेसाईपुरा, सीओपुर। और इसके बाद अगर देखा जाए डेट, तो किस डेट को हुआ था, तो 31 मई 2012। ठीक है, लगभग एक साल के बाद। और इसको भी किसने स्टैब्लिश करवाया था, तो वान्या ने और स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, वो दोनों ही आपके यूज रहेंगे। तो सबसे पहली चीज सहारिया जनजाति की बात करें, तो सहारिया जनजाति से रिलेटेड जो रेडियो केंद्र था वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 2012 में। या डेट भी याद रख लेना तो अच्छा रहेगा, 31 मई 2012 में। और किधर हुआ था, सेसाईपुरा के, जो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, सीओपुर में आता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देख लो आखिरी, वेयर वॉज द कोरकू ट्राइब रेडियो सेंटर स्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश। ठीक है, दो के बारे में हमने देख लिया, सहारिया के बारे में देख लिया और व्हील के बारे में देख लिया। तो कोरकू की बात करें तो कोरकू जो जनजाति है उससे रिलेटेड रेडियो सेंटर कहां देखने को मिला था हमको, ठीक है, कहां पर हुआ था, खंडवा में। और अगर बात करें तो कब हुआ था ये, तो 1 नवंबर 2011 को। ठीक है, तो व्हील के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो व्हील जो था वो सबसे पहला था। व्हील का किस ईयर में, किस मंथ में हो गया था, जुलाई में। और वहीं पे अगर कोरकू की बात करें तो वो किस ईयर में हुआ था, नवंबर में। दोनों थे 2011 के। ठीक है, तो तीन के बारे में हम लोग को बेसिकली याद रखना, पहला कौन सा है हमारा व्हील, जो कि किसने बोल सकते कि हमारे किस ईयर में हुआ था, 2011 में। पर डेट याद रखना कि पहले व्हील आया था। तो 23 जुलाई को हमारा 2011 को व्हील कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टार्ट हुआ। फिर दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, कोरकू की। तो कोरकू किस मंथ में हुआ, तो 1 नवंबर 2011 की बात करें तो कोरकू रेडियो कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट हुआ। फिर वहीं पे तीसरा हम किसकी बात करते हैं, सहारिया की। तो सहारिया जो बोल सकते जनजाति थे उससे रिलेटेड कब किस ईयर में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2001 बोल सकते 2012 में हुआ। फिर इसके बाद हमारा बोल सकते इन तीनों का जो स्टैब्लिशमेंट में किसका हाथ रहा है, एक हमारी कौन सी बोल सकते वो एनजीओ है, एक वान्या। ठीक है, और दूसरा कौन है हमारा, स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों का हाथ, ये तीनों के तीनों स्टेप मतलब इनको बनाने में। क्लियर रहना। और पहली चीज ये याद रखना पहला कौन सा है, तो व्हील वाला पहला है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLED,
जो आज के टाइम पे हम लोग OLED आपकी जो स्क्रीन्स आती हैं, वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ठीक है, तो क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का हम लोगों ने पढ़ा था, OLED में क्या जुड़ जाएगा? ऑर्गेनिक जुड़ जाएगा। अब OLED में और एलईडी में क्या अंतर है? कौन सी अच्छी है? OLED अच्छी है कि एलईडी अच्छी है? ठीक है, OLED अच्छी है क्योंकि उसका जो बोल सकते हो कि पहली चीज की वो बहुत ज्यादा थिन रहती है, अल्ट्रा थिन होती है, बहुत ज्यादा ही पतली होती है। ठीक है, दूसरी चीज लाइट वेट भी होती है। ठीक है, और किससे बनती है? फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। कि पहली चीज तो बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, दूसरी बहुत ज्यादा लाइट वेट भी होती है क्योंकि पतली रहेगी तो लाइट वेट भी है, और तीसरी किस बेसिकली किस कंपाउंड से बनती है? फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनती है। इसलिए आप देखते हो कि जो OLED रहते हैं कब्ड फॉर्म में देखने को मिलती है हमको, कब्ड हो जाती है। बाकी की एलईडी देखोगे तो सीधी रहती है, OLED कैसी रहती है? ऐसी सी शीश फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रहता है तो उसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा कर्व होगा उतना आपको देखने में रेजोल्यूशन ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देखने में आसानी होती है। अब इसको पूछा जाए तो जो OLED था वो किस ईयर में स्टेब्लिश हो गई थी? सबसे पहले किस ईयर में हमको देखने को मिली थी? बताओ कोई। पता है किसी को? स्टेब्लिश तो भैया बहुत पहले ही हो गई थी, 1987 में हो गई थी सबसे पहले। ठीक है, पर उस पे प्रॉपर वर्किंग के साथ जो आज के टाइम पे हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको हम लोगों को मतलब रिसर्च और बोल सकते डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो 1987 में ही बोल सकते हैं कि ये बन गई थी, पर अभी के टाइम पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न वे में बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा कस्टमाइज करके आज हम लोगों ने क्या करा है? उसको यूज करना सीखा। ठीक है, तो इसका याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर टीबी सर्विस सेपरेटेड फ्रॉम रेडियो? हम लोगों ने देखा था कि 1959 में टेरेस्ट्रियल नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के बाद सैटेलाइट नेटवर्क स्टार्ट हुआ, जो कि रूस ने स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद हम इंडिया की बात करें तो किस ईयर में टेलीविजन को और रेडियो को अलग अलग कर दिया गया था? ठीक है, तो किस ईयर में कर दिया गया था? 1976 में कर दिया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1976 में क्या कर दिया गया था? रेडियो को और टेलीविजन को अलग अलग कर दिया गया था। क्लियर है? तो ये रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना कि किस ईयर में अलग अलग किया था। डीडी नेशनल कब बना था, दूरदर्शन कब बना था। ठीक है, फिर इस बार फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क इन वर्ल्ड में कब आया था और इंडिया में कब आया था। इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन अप्रूवल टू एस्टेब्लिश नैनो इलेक्ट्रिक सेंटर? भारत सरकार ने कहां पर नैनो इलेक्ट्रिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? कहां पे देखने को मिलते हैं हमको नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर? ठीक है, तो दोनों दिख रहा है तो आप लोग दोनों ही लगाओगे, अगली बार से अलग ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में भी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भी। तो इनके अंदर क्या बना के रखे उन लोगों ने? एक तरीके के नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर बना के रखे, जहां पे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर या नैनो पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो सके? रिसर्च हो सके। तो इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई एक मिशन बनाया होगा, तो उस मिशन का नाम क्या है? नैनो मिशन। किस ईयर में बना दिया था उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको, मतलब अपनी वो पॉलिसी में ऐड करने के लिए? तो 2007 में ये मिशन को पास किया गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बोला गया था कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम किस किस फील्ड में काम कर सके। तो पहली चीज, सबसे पहली एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी होता है, आपने देखा होगा। ठीक है,
और बहुत सारे बोल सकते हो कि हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इन फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कोशिश की गई थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में या मेडिसिन या मेडिकल की फॉर्म में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सके, उसके लिए उन लोगों ने क्या करा था, एक मिशन बनाया था जिसका नाम क्या था, नैनो मिशन। किस ईयर में पास, मतलब बनाया गया था ये मिशन 2007 में। ठीक है, कि जिससे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो क्या कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च R&D कर सके। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने एक सेंटर बनाया था, जिस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। और वो किसके अंदर बना था, दोनों मुंबई में IIT के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा, और IISc मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में देखने को मिल जाएगा, जो जहां कहां पर है, बेंगलोर में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य को चुनिए, चूज द वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू को आपको चुनना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो फिर से वही वाले क्वेश्चन है, तो आप लोगों को वही लगेगा। अब देखो, पहली चीज की कैथोड रे ट्यूब इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वो टेलीविजन, तो हम लोगों ने देखा है। CRT जो पहले की पहले आपकी जो टीवीज आती थी, जो बड़ी वाली टीवी आती थी जिसमें बहुत ज्यादा मतलब मोटी सी रहती थी, वो किस टेक्नोलॉजी पे बनती थी, CRT पे। ठीक है, जिसको हम कैथोड रे टेक्नोलॉजी या वो कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, या कैथोड रे ट्यूब में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन बनाई जाती थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोल के रखा, द कैथोड रे ट्यूब वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल ब्राउन। ठीक है, तो कार्ल ब्राउन ने ही बनाया था। बहुत सी जगह पे इसका मतलब गलत गलत लिखा है, कार्ल ब्राउन ऐसे लिखा होता था। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं हमारे, सही है, तो याद रखना ये वाला। ठीक है, तो कैथोड रे से रे ट्यूब से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जरूर याद रखना कि जैसे हम लोग पहले आप टीवी की बात करो तो पहले CRT पे बनी थी, फिर CRT के बाद क्या आया, फिर LCD आया। ठीक है, LCD के बाद LED आया, फिर TFT भी आया। ठीक है, फिर TFT के बाद आज के टाइम पे क्या चल रहा है हमारा, OLED चल रहा है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा आते हैं, पर मेन मेन जो हमको याद रखने, इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना कि इनके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। CRT का फुल फॉर्म याद कर लेना, LCD का, LED का, TFT का, OLED का, तो हमने पढ़ा है ये सारी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जेनर डायोड वर्क्स। तो जेनर डायोड एक तरीके से कैसे काम करता है, अब देखो इसकी टेक्नोलॉजी टेक में नहीं जाऊंगा मैं, इंफॉर्मेशन में, क्योंकि जेनर अगर आपको पढ़ाने बैठा तो 1 घंटे का लेक्चर वैसे ही निकल जाएगा। बस बेसिक बेसिक चीजें याद रखना कि जो जेनर डायोड है वो उसका वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपने पढ़ा है, थोड़ा सा जेनर डायोड के बारे में तो बताओ। ये हर बार ऐसे ही वही क्वेश्चन रिपीट करके वैसा का वैसा आंसर थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन में भी देखो, एक लिख रहा है फॉरवर्ड, एक लिख रहा है रिवर्सल, तो दोनों एक साथ कैसे होंगे, या तो फॉरवर्ड काम करता होगा या रिवर्सल में काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इन रिवर्सल ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन नहीं लिखना तो बायस लिख लेना। ठीक है, बायस वोल्टेज में काम करता है। अब कैसे याद रखोगे, हमारे घर पे स्टेबलाइजर यूज किया जाता था। स्टेबलाइजर्स क्यों यूज किए जाते थे, जब पहले की आप देखोगे तो पहले के जो फ्रिज वगैरह रहते थे ना, तो उसके ऊपर स्टेबलाइजर्स रखे रहते थे। क्यों क्यों रखे जाते थे, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। आज के टाइम पे उनकी जरूरत पड़ती है क्या, क्यों, क्योंकि वो डिवाइस में, या बोल सकते हैं कि जो आप फ्रिज लेके आओगे तो फ्रिज में इनबिल्ट आता है आजकल मतलब वोल्टेज जो रेगुलेटर रहता है, तो उसी के लिए हम लोगों को किस तरीके का डायोड यूज करना पड़ता था, जेनर डायोड को यूज करना पड़ता था। ठीक है, तो जो जेनर डायोड है एक तरीके का क्या काम करता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, बस इतना याद रख लो कि अभी के टाइम पे बोल सकते हैं कि हमारा क्या यूज है। तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं या बड़े बड़े डिवाइसेस आते हैं, उन डिवाइसेस के अंदर क्या फिट रहता है, जेनर डायोड फिट रहता है। अब वो रेंज पता कर सकती है कितना बड़ा कितना छोटा होगा, पर जेनर डायोड का मेन काम क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करना।
ठीक है, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो फ्रिजेज हैं या बोल सकते हैं एसीज हैं, उनको एक ही तरीके का कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अगर वोल्टेज कम ज्यादा हो तो बोल सकते हैं कि उनकी आईसी जो रहती है उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या बोल सकते हैं कि आज के डिवाइसेस में हम लोग क्या यूज करने लगे हैं, हमारे जाइनर डायोड को यूज करते हैं कि इसको उस फंक्शन में लगाने से अपने आप ये डायोड क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है। कि एक तरीके से जब उससे पास होके वोल्टेज जाता है तो कांस्टेंट वोल्टेज उससे पास होता है। ठीक है, तो पहले के डिवाइसेस में हमको ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेशन को लगाना पड़ता था फ्रिजेस में, पर आजकल फ्रिजेस में एसी में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आता है। ठीक है, किसके कारण आता है, क्योंकि उसमें क्या लगाया जाता है, हमारा जेनर डायोड लगाया जाता है। इतना बेसिक चीज याद रख लो। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का काम कौन सा डायोड करता है, तो जेनर डायोड करता है। ठीक है, वो किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो रिवर्सल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, या बोल सकते हैं कि अतिक्रमण अभिनीति पे काम करता है। ठीक है, तो रिवर्सल फॉर्म में, रिवर्सल बायस वोल्टेज मतलब कि बोल सकते हैं कि उससे जब वोल्टेज पास होता है तो रिवर्सल फॉर्म में शो करता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। और दूसरे कि उसको एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट फॉर्म में आगे पास करने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारी मशीन्स रहती है, जो डिवाइसेस रहते हैं जिनको कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। जैसे ही फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट होता है वो डिवाइसेस की आईसी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बार देखा है कि बहुत सारी सीआरटी जो टीवीज रहती थी ना, सीआरटी टीवीज बहुत बार फूक जाती थी। आपने देखा होगा, जैसे कि जब पानी गिर रहा है, एकदम से बारिश हो रही है और उस टाइम पे हवा वगैरह चल रही है और एकदम से लाइट चली जाए, लाइट जाती थी तो एकदम से वो फूक जाती थी, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है कि नहीं होता। तो वो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करने के लिए हम लोग क्या करने लगे, आज के डिवाइसेस में एक तरीके का डायोड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। ठीक है, उस जेनर डायोड के कारण क्या होता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है। एक ही तरीके का जो वोल्टेज है वो डिवाइस में जाएगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। इतना याद रख लेना बस। क्लियर है, तो ये नॉर्मल चीजें हमको याद रखनी है वो जेनर डायोड से रिलेटेड। अब एक और चीज देख लो, जो जेनर डायोड है वो किस तरीके से काम करता है। अ जेनर डायोड इज यूज्ड एज, अब इसको पढ़ो स्टेटमेंट को, कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, तो अभी बताया मैंने कि किसका काम करेगा, एक एम्पलीफायर का काम कर रहा है क्या, रेक्टिफायर का काम कर रहा है क्या, स्टीम डिवाइस का काम कर रहा है। पर मैंने बताया था कि एक स्थिर वोल्टा युक्ति के लिए हम लोग उसको उपयोग करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस की तरह हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कि वोल्टेज को कांस्टेंट बनने के लिए, या एक ही कांस्टेंट वोल्टेज को किसी मशीन में पास करने के लिए हम किस तरीके का डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जेनर डायोड का। और जेनर डायोड जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बोल सकते हैं रिवर्स बायस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज को पास करता है। नेक्स्ट देखो, जो रेक्टिफायर है वो किस तरीके से यूज होता है, व्हाट इज रेक्टिफायर यूज्ड एट फॉर एसी टू डीसी। एसी डीसी जानते हो ना, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट होता है, या डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट, या एसी टू एसी या डीसी टू डीसी। ठीक है, जिनको नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख लेना, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डीसी का क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो लिख लेना सभी। अब हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं या दृष्टिकार की बात कर रहे हैं, तो जो दृष्टिकार या रेक्टिफायर है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एसी तो डीसी कन्वर्ट करने के लिए, डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब चलो ठीक है, ये तो आपने आंसर बता दिया। डीसी से एसी को कन्वर्ट करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इतना भी याद रखना। ठीक है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। और जो एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्वेश्चन याद रखना। रेक्टिफायर क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया ये चीज, तो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे, पर इतना याद रखना कि रेक्टिफायर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है। जो नॉर्मली हम लोग डिवाइसेस, देखो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में हम लोगों को वही चीजें देखनी है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टीवी हम लोग यूज कर रहे हैं, एसीज को यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमारी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में आ सकती है कि ये जो डिवाइसेस हैं, टेलीविजन है, मोबाइल है, इनमें किस तरीके की चीजें यूज होती है। तो कल हम लोगों ने मोबाइल से रिलेटेड, पीसी से रिलेटेड, या बोल सकते लैपटॉप से रिलेटेड आईसीज के बारे में देखा था, माइक्रोचिप्स के बारे में देखा था। आज हम लोग ज्यादातर टीवीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो टीवीज में क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसलिए हम लोग उसको आज देख रहे हैं। तो मेन फोकस यही रहना कि जो डिवाइसेस आप लोग यूज करते हैं ना, उसकी टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज हो रही हैं, बस आपका काम हो जाएगा उतना।
ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना और इतना कम भी नहीं पढ़ना हम लोग। नेक्स्ट देखो, इन विच बैंड आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड, बोल सकते हैं किस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको किस बैंड में देखने को मिलते हैं। बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? तो पढ़ाऊंगा तो फिर पूरी इलेक्ट्रॉन आईटी आज बीएससी आईटी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, ये कंडक्टिव है, ये कंडक्टिव बैंड बोलते हैं, कंडक्शन ही लिख। वो तो मैंने लिख दिया तो सब ए लगाने लगे। अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, पर दो तरीके की थ्योरी, आप बैंड थ्योरी में हम दो तरीके की थ्योरी को पढ़ते हैं। अब बैंड थ्योरी क्या करती है रेगुलरली, मतलब हमको बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताती है कि कोई भी मटेरियल इंसुलेटर है, कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बहुत सी अगर आपको समझ में आ गई तो आ ही जाएगी यहाँ पे, जित नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ। बैंड थ्योरी क्या बताती है, जो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा मटेरियल आपका इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा सेमी कंडक्टर है। अब ये चीज देखो कि कैसे पता चलता है कि कोई चीज इंसुलेटर है या कोई कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, कैसे पता चलता है हमको। इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या अंतर होता है, बेसिक चीज। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है, करंट को पास नहीं होने देता, और कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी करंट को क्या करता है। अब पता कैसे चलता है कि ये जो बोल सकते हैं ये जो चीज है इसमें करंट पास होगा, इसमें नहीं होगा, किसके कारण वो करंट पास होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी किसकी बात करें तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, कोई भी मैटर में या कोई भी ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही हमारा करंट क्या होगा, पास होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी चीज में तो वो क्या होगा, हमारा कंडक्टर होगा, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो क्या होगा, हमारा इंसुलेटर होगा। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं फिर। अब सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली काम नहीं करती, पर कुछ अगर हम फिजिकल इंस्टेंट में अगर उनको कुछ प्रॉपर्टी मतलब प्रोवाइड कर दे तो उससे क्या होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मतलब जनरेट हो जाते हैं। कैसे, मान के चलो कि कोई सेमीकंडक्टर है, नॉर्मल अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो अगर मैं नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो क्या बोल सकते हैं कि हमारी, बोल सकते हैं अगर मैंने एकदम से उसका रेसिस्टेंस बढ़ा दिया, इतना याद रखना कि अगर मैंने मान के चलो कि वोल्टेज बढ़ा दिया कंडक्टर में और वोल्टेज बढ़ गया तो उसके कारण क्या होगा, हमारा रेसिस्टर बढ़ जाएगा, और रेसिस्टर बढ़ गया तो करंट सही से पास हो पाएगा क्या, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। पर कुछ तरीके के सेमीकंडक्टर्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं पर उनको कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, वर्किंग में आएंगे। तो अगर कोई भी सेमीकंडक्टर में अगर मैंने हीट पास करी तो हीट पास करने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एकदम से उनमें एनर्जी आ जाएगी और उसके कारण वो सेमीकंडक्टर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो इतना याद रखना, कंडक्टर में अगर आप नॉर्मल हीट प्रेजेंट करोगे या नॉर्मल हीट दोगे तो रेसिस्टेंस के कारण वो बोल सकते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी खराब कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। पर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर उनको हमको बाहर से कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, जैसे मैंने हीट दे दी नॉर्मल से, अगर आपने बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके कारण क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चालू हो जाएंगे, वर्किंग फॉर्म में आ जाएंगे, और उनके फ्लो होने के कारण क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया कि कंडक्टर नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेमीकंडक्टर में रहते हैं पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो चालू नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स में वर्किंग आएगी और वो फिर आगे जाके क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके की जो बैंड थ्योरी है वो दो चीजों के बारे में बताती है। एक तरीके का आप देखोगे तो एक होता है हमारा, एक तरीके का हमारा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं हमारे, बैलेंस बैंड। ठीक है, अब ये दोनों बैंड ही डिसाइड करते हैं हमारे कि हमारा जो मेटल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। अब दो दो तरीके की चीजें होती है, देखो अगर हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड में बोल सकते हो कि हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं,
और अगर आप बैलेंस बैंड की बात करो तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पढ़ा है ये हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा। sp आपका s प्रॉपर्टीज p प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो ये दो तरीके के हमारे क्या रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमारे जो बैंड रहते हैं वो बनते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन बैंड बनेगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा बैंड बनेगा, बैलेंस बैंड बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों मान के चलो कि ये हमारे बैलेंस बैंड वाले बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे कौन से हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इनके बीच में अगर गैप ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जगह बनने के कारण कंडक्टर बुलाया जाएगा या इंसुलेटर बुलाया जाएगा, इंसुलेटर बुलाया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर जो हीट मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा पा रहे हैं क्या, नहीं जा पा रहे। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, और जहां पे हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। और इसके बीच का जो जगह है अगर वो रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। क्लियर हो गया। अब ये याद रखना कि जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है जितना ज्यादा होगा वही जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा, जितना गैप कम होगा तो वही कंडक्टर होगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में बेसिकली याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पर कुछ आपकी प्रॉपर्टीज के कारण, जैसे हीट प्रोवाइड कर दिया तो हीट प्रोवाइड करने के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगते हैं, ठीक है। तो इतना नॉर्मली याद रखना कि दो तरीके के बैंड थ्योरी में दो चीजें होती है, कंडक्शन बैंड और एक बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और बैलेंस बैंड में किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस बैंड में फाउंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सही आंसर, कंडक्शन बैंड, ठीक है। संयोगी जो सहयोगी के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो कंडक्शन बैंड में या सहयोगी बैंड में हमारे किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और बैलेंस बैंड में बात करें तो किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, और फ्री जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है वो किसके बीच में रहता है, तो ये याद रखना कि हमारे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप, ठीक है। इतना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक आध आ गया तो ये याद रखना, ठीक है। बैंड थ्योरी में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ उससे, फिर भी आपको बहुत बता दिया उसके बारे में। नेक्स्ट देखें, यूनिवर्सल और यूनिवर्सल गेट इज कंसिडर्ड टू बी, तो किस गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे दो गेट हैं, एक है नंद गेट और दूसरा कौन सा है, नॉर गेट। इन दोनों को कैसे बोला जाता है, पूरा सार्वजनिक या सर्व बोलते हैं आयोजक गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं हमारे, नन गेट और नॉर गेट, ये चीज याद रखना, बेसिक क्वेश्चन। अब मैं ज्यादा गेट के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं पर बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो नन याद रखना और नॉर, दोनों तरीके के जो गेट होते हैं वे कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। तो बी भी है और हमारा सी भी है। नेक्स्ट देखो, पिक्चर एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, यह चित्र तत्वों को किस रूप से जाना जाता है, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। ठीक है, तो हमने पिक्सल्स के बारे में पढ़ा है ना, कि ज्यादा बोल सकते हैं कि इसमें पहले बोला जाता था कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, आज पर 15 आने लगे, कोई 100 के आ रहा है, अब 120 का आ रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, पिक्सल क्वालिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। एक तो पिक्सल जो पिक्सल क्वालिटी है वो किस में इंक्रीज होती है, तो हमने पिक्चर से रिलेटेड या बोल सकते हैं जेपीईजी से रिलेटेड हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे थे उसमें भी हम लोगों ने क्या देखा था, पिक्चर्स के बारे में देखा था। तो याद रखना कि जेपीईजी, जेपीजी, पिक्चर्स, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड रहते हैं,
हमारे रेजोल्यूशन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, रेजोल्यूशन के बारे में, और दूसरा पिक्सल्स के बारे में, कि जितने अच्छे पिक्सल का आपका कैमरा होगा उतने ज्यादा अच्छे पिक्सल्स आएंगे। मतलब कि बेसिकली आप जूम करके देखोगे तो उतनी ज्यादा चीज कैसे दिखेगी, आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो पहले के फोन में देखोगे तो जूम करते थे तो चीजें क्लियर नहीं लगती थी, पर आज के टाइम पे देखोगे तो जूम करोगे तो एक एक जो डेफिनेशन है हाई रेजोल्यूशन की, जो आपके बोल सकते हो कि जो पिक्चर्स रहती है उनमें एक एक पिक्सल आपको सही दिखता है। ठीक है, तो याद रखना जितना अच्छा ज्यादा पिक्सल, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा पिक्चर जैसी की होगी क्लियर होगी। ठीक है, तो नॉर्मल चीज है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन वेरी हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, हाई स्पीड बोल सकते हो कि जो स्विचिंग रहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, उनमें किस तरीके का डायोड यूज होता है। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रतिपाद के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ सभी। ठीक है, तो हाई स्पीड स्विचिंग की बात हो रही है कि जो हाई स्पीडिंग स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं ना, जो डिवाइसेस रहते हैं, उनमें किस तरीके का डायोड इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग बता, बहुत से लोग ने बताया, बहुत से ने नहीं बताया, तो उसको किस तरीके का डायोड यूज होता है, उसमें टनल डायोड यूज होता है। ठीक है, बहुत से हम लोगों ने देखा है, माइक्रोवेव्स के बारे में देखा होगा आपने। ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, तो इन रेडियोज में या माइक्रोवेव्स में किस तरीके का बोल सकते हैं क्या लगाया जाता है, हमारा डायोड, टनल डायोड यूज किया जाता है। ठीक है, जेनर डायोड के बारे में पढ़ा था, एक तरीके का रेगुलेट, वो वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, वहीं पे अगर टनल डायोड की बात करें तो वो क्या करता है, हाई स्पीड स्विचिंग में वो बोल सकते हैं कि क्या लगाया जाता है, इस तरीके का डायोड लगाया जाता है जिससे हम लोग क्या कर सके, वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल कर सके, इसमें थोड़ा उल्टा फंडा चलता है। इसमें क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाया, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को घटाया, तो जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनवर्सली जो बोल सकते हैं कि इनवर्स हमारे डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया, कम कर दिया गया, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वोल्टेज को ज्यादा कर दिया, सॉरी कम कर दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इतना नॉर्मल चीज याद रखना कि जो हमारे माइक्रोवेव्स रहते हैं, रेडियोस रहते हैं, उनमें हम लोग किसका यूज करते हैं, टनल डायोड का यूज करते हैं। जेनर डायोड किस में यूज होते हैं, जिसमें हमको वोल्टेज को रेगुलेट करना रहता है, जिसमें वोल्टेज को क्या करना लगा, कांस्टेंट फॉर्म में हमको कहीं पे भेजना है, तो उसमें हम लोग किस डायोड का यूज करेंगे, जेनर डायोड का। ठीक है, तो ये दो याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, which of the following technique cannot be used to generate electric hall pairs in the electronic devices। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो कि अगर जो आपका टेक्निक है, कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर्स में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आपको सबको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, इसके बाद फिर मैं कल उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग फाइंड करो, पता करने की कोशिश करो, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स के बारे में भी देखा, और बेसिक फैक्ट्स के साथ कुछ जो जरूरी टर्मिनोलॉजी है, जैसे पी एंड एन जंक्शन है, डायोड है, जेनर डायोड हुआ, टनल डायोड हुआ, तो इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए। ठीक है, बैंड थ्योरी से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिए कि जो पूछे जा सकते हैं। और मेन फोकस हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, कि जो भी डिवाइसेस आपके पास में आसपास आपको देखने को मिलते हैं ना, उसके पीछे की टेक्निकलिटी पता करने की कोशिश करना। ठीक है, जो भी आपको देखने को मिलता है, जैसे अब वो एयर कंडीशन की बात होगी तो वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कौन से करंट को कैसे पास करता है, एसी डीसी किस तरीके की, तो ये चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। और जो करंट में हम लोगों को देखने को मिलती है चीजें, जो भी लेबोरेटरीज के बारे में या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो करंट में अभी चल रहा है ना, उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ लेना। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज अगर आप बोल सकते हो CSIR अभी टॉपिक में करंट में हम लोगों को किस तरीके की चीज पढ़ी, तो उससे रिलेटेड चीजें पढ़ लेना, और जो इस्टेब्लिशमेंट पढ़ लेना, और ईयर पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यही हमारा बोल सकते हो कि ये चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि हम लोगों को डिवाइसेस के बारे में देखना है कि उसके पीछे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, आईसी क्या होता है। ठीक है, आईसी के बाद माइक्रोचिप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कल से हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।